नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं क्या है खास कृषि समाचार में। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुपालकों को मिलेगा 50% तक अनुदान। छत पर करें फल फूल और सब्जियों की खेती। सेम के उन्नत प्रभेद से करें खेती, बढ़ेगा मुनाफा। किसान भाई, अगर आप मुर्गी, भेड़, सुअर पालन या चारे संबंधी कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार इस काम में आपकी सहायता करेगी। दरअसल सरकार द्वारा किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि एक साथ कई कामों को कर किसान अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। इसी कड़ी में सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को पशुपालन पर सब्सिडी मुहैया कराया जाएगा। किसान भाई, मछली पालन एक मुनाफे वाली व्यवसाय है। राज्य सरकार भी इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं का संचालन कर रही है। ऐसी ही एक योजना है बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना, जिसके तहत मछली पालन के लिए मशीनरी के साथ साथ हेचरी में भी मछली पालन करने के लिए सरकार द्वारा 70% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार की तरफ से मत्स्य पालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा, जिससे मछली पालक किसान भाई मछली पालन से जुड़ी तमाम नवीनतम तकनीक सीख मछली के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। मौजूदा समय में शहरी इलाकों में जमीन सिकुड़ती जा रही है। ऐसे में बागवानी के लिए जगह की कमी महसूस होने लगी है। शायद यही वजह है कि अब लोग घरों या फ्लैट्स के अंदर छत पर बागवानी के लिए इससे बेहतर विकल्प के रूप में लगातार देख रहे हैं। वैसे तो बागवानी करना एक शौक है, लेकिन बेहतर जानकारी और तकनीक का उपयोग करके बागवानी की जाए तो यह कमाई का भी एक सबसे बेहतरीन साधन बन सकती है। शहरों में रहने वाले अधिकतम लोग सोचते हैं कि बागवानी करने के लिए एक बड़े खेत या कम से कम एक बागीचे की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर की छत पर से ही बागवानी की शुरुआत कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए बिना रासायनिक खाद के उपयोग से उगाए गए फल और सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन फल सब्जियों को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, सेम की फसल से अधिकतम उत्पादन के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन करना अति आवश्यक है, क्योंकि सेम की खेती एक व्यवसाय के रूप में अपना स्थान रखती है। इसका दलहन और सब्जी उत्पादन में विशेष योगदान है। इसकी खेती पूरे वर्ष की जाती है। सेम के अनेक प्रकार की उन्नतशील किस्में जैसे अर्का सबरम, स्वर्ण ऋतुवर, अर्का सौम्य एवं अर्का आमोग, जिसका इस्तेमाल कर किसान भाई उपज तो अच्छी प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। आधुनिक तकनीक वाले कृषि यंत्र ने किसान भाइयों की खेती बाड़ी को काफी आसान कर दिया है। ऐसा एक कृषि यंत्र है मिनी रोटावेटर, जो वजन में काफी हल्का और आकार में छोटे होने के कारण इसे काफी आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस यंत्र की सहायता से खेत की जुताई से लेकर कटाई तक का कार्य काफी आसानी से किया जा सकता है। मिनी रोटावेटर स्वचालित भी होता है, जिसे सुविधापूर्वक हाथों से भी संचालित किया जा सकता है। सफलता की इस कड़ी में आज आपकी मुलाकात पटना जिले के सफल किसान दीनानाथ से, जो प्रशिक्षण लेकर मशरूम की खेती कर सफलता की इस कड़ी में जुड़ चुके हैं। मशरूम सस्ती, पौष्टिक और रुचिकर सब्जी है। सालों भर बाजार में इसकी बढ़ती मांग किसानों के उत्साहवर्धन के लिए काफी है, क्योंकि किसान आमतौर पर मेहनती होते हैं। पटना जिले के बिहटा के निवासी दीनानाथ एक ऐसे ही मेहनती किसान है और सफल किसान है। बटन मशरूम की खेती का प्रशिक्षण लेकर दीनानाथ वैज्ञानिक तरीके से मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। दरअसल बटन मशरूम की खेती एक विशेष प्रकार की खाद पर की जाती है, जिसे कंपोस्ट कहते हैं, और मशरूम कंपोस्ट तैयार करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है। नियम के अनुसार इसकी पलटाई और निश्चित अंतराल पर कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव बटन मशरूम की बढ़ोतरी में काफी सहायक होती है और सहायक होता है दीनानाथ जैसे किसानों का जीवन सरल और सफल बनाने में।
और आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के थोक अनाज मंडी में और जानते हैं दाल के ताजा भाव। अरहर दाल 12,500 रुपए से 15,500 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल 11,000 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल और चना दाल 8,000 से 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर। राज्य में फिलहाल बारिश की स्थिति बनी हुई है। सूबे में कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना बरकरार है। अगले 24 घंटे में पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने खेती से जुड़ी नई सूचनाएं, तकनीक, सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली। इसी के साथ यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं में थनैला रोग का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु के थन में सूजन आने लगती है और दूध उत्पादन में कमी होने लगती है। अगर वक्त रहते इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो पशु दूध देना हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि दुधारू पशु में थनैला रोग और उसका बचाव कैसे करें। इस विषय में हमें विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे दुधारू पशुओं में थनैला रोग के बारे में। कैसे यह आपके आय को प्रभावित कर सकता है और इसके क्या क्या कारण हैं, साथ ही इसका क्या उपाय हो सकता है जिससे कि आपके पशु इस बीमारी से प्रभावित ना हो। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु रोग विज्ञान विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि थनैला बीमारी क्या है और इससे कैसे हमारे पशु प्रभावित होते हैं। थनैला पशुओं में होने वाला एक प्रबंधन का बीमारी है। प्रबंधन मीन्स रख रखाव, हम सही से उसका रख रखाव नहीं कर पाते, जिसके कारण उसमें बाहर से संक्रमण हो जाता है। थनैला में आपके जानवर का थन में सूजन आ जाता है और वो सूजन के कारण उसमें दूध जो बनता है वो या तो फटा सा आता है या उसमें पानी आने लगता है। थनैला एक ऐसा बीमारी है जिसमें किसान भाइयों का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है और कभी कभी तो थनैला का वो उपचार भी नहीं कर पाते और पशु मर जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि यह प्रबंधन जनित बीमारी है, लेकिन काफ़ी जानलेवा है और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी साबित हो सकता है अगर पशु इससे पीड़ित हो जाए। तो प्रबंधन में क्या क्या हम लोग करें कि ताकि हमारे पशु इस बीमारी से पीड़ित ना हो। उससे पहले इस बीमारी का लक्षण क्या है, कैसे हमारे किसान भाई समझेंगे कि हमारा जो पशु है थनैला रोग से ग्रसित हो गया है। ये ज़्यादातर उन पशुओं में होता है जो ज़्यादा दूध देते हैं और दूध देने के कारण क्या होता, दूध देने के बाद दूध दूहने के बाद हम लोग पशु को ज़मीन में बैठने के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें बहुत सारे गंदगी रहते हैं। तो बहुत सारे जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं जो ज़मीन के गंदगी से हमारे पशु के थन में
छीमी के थ्रू द्वारा अंदर चले जाते हैं और उसमें संक्रमण करा देते हैं, जिसके कारण क्या होता, थन फूल जाता है। तो इसमें देखा गया है जो जनरली दो तरह का लक्षण देखा जाता है। कुछ पशुओं में ये बीमारी 1-2 दिन के अंदर होता है, उसमें आप जब उसके थन को छुएंगे तो वो गर्म दिखेगा, साथ ही साथ उसका जो है आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। जब उसको आप दूहने के लिए जाएंगे तो उसमें दर्द महसूस करेगा पशु और आपको उसको छूने नहीं देगा। ये होता है जो जनरली 1 सप्ताह के अंदर जो पशु थनैला से ग्रसित होते हैं। जो पशु ज़्यादा दिन से ग्रसित है उनको थन को छूने के बाद कोई दर्द नहीं होता, वो ठंडा होता है और उसमें कभी कभी गांठ जैसा बन जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम होने के बाद उनका उपचार करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो अगर हमारे किसान भाइयों को यह पता चल जाए कि हमारे पशु थनैला बीमारी से ग्रसित हो गए हैं तो उसके इलाज के लिए क्या करें और कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं? पहले ट्रीटमेंट के बारे में ना सोचें, उनको इसको रोकथाम करके ही इसको रोकना चाहिए, क्योंकि एक बार बीमारी हो जाने के बाद इस पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है और आपको हमेशा आपके आसपास के जो भी पशु चिकित्सक उपलब्ध हैं उनके द्वारा ही इलाज कराएं, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कराएं। तो रोकथाम के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा आहार। पशु को हमेशा संतुलित आहार देना चाहिए जिससे उसका प्रतिरोधक क्षमता बना रहेगा। दूसरा है ये जो संक्रमण है हमेशा थन के द्वारा होता है, तो थन को आपको हमेशा हेल्दी रखना है, साफ सुथरा रखना है। तो जब भी आप दूध दूहते हैं तो उससे पहले उसको आप अच्छा से पानी में कुछ एंटीसेप्टिक डाल के वॉश कीजिए, फिर टॉवेल से उसको तौलिया से उसको ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद ही दूहिए। बर्तन जो यूज कर रहे हैं वो भी अच्छा से वॉश किया होना चाहिए। आप गर्म पानी यूज कर सकते हैं वॉश करने के, उसको धोने के लिए। और जो बीमार पशु है आपके हर्ड में उसको आप अंत में दुए, नहीं तो अगर बीमार को पहले दूह के हेल्दी को आप बाद में दूह रहे हैं तो चांसेज है जो आपके हाथ के द्वारा इन्फेक्शन जो है जो आपके हेल्दी नॉर्मल पशु हैं उनमें हो जाएगा। दूसरा है आपको उनका जो थन है उसके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। उसके लिए आपको उनको कुछ विटामिन है अवेलेबल, जैसे विटामिन ए आता है, विटामिन ई आता है, उसका समय समय पर उनको देना चाहिए। इसके अलावे जैसा मैं बताया हूँ पहले भी कि ये जो इन्फेक्शन होता है जनरली हमारे सॉइल से आता है, मिट्टी से आता है। तो उसके लिए हमें पशु के जो फ्लोर हैं उनको ड्राई रखना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है कितना अच्छा बनाया गया है, जो पशु का जो भी गोबर है या मूत्र है वो नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप इसको पानी से फ्लश कर देंगे और थोड़ा देर के लिए इसमें पशु को नहीं बांधेंगे, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तब आप पशु को लाएंगे। तो इससे इन्फेक्शन का चांस बहुत कम हो जाएगा। दूसरा है जब भी आप पशु को दूहते हैं तो दूहने के बाद कुछ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अवेलेबल हैं मार्केट में। बहुत लोग इसको जानते भी हैं, जैसे बेटाडीन है या क्लोरहेक्सीडीन मिलता है 0.5% करके। आप उसको एक कप में डाल लें, आधा कप पानी में, और अब जो दूह लिए हैं जिस छीमी को उसको 30 सेकंड के लिए उसमें डाल दें। इससे क्या होगा, बाहर में जो भी बैक्टीरिया है वो अंदर जाने का कोशिश करेगा तो मर जाएगा, जब तक उसका छीमी का जो कैनाल है खुला हुआ है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। थनैला रोग होने के बाद क्या क्या उपाय किया जा सकता है या रोकने का क्या उपाय है। बावजूद इसके कई बार देखा जाता है कि सावधानी बरती जाती है फिर भी हो जाता है थनैला रोग। तो ऐसे में हमारे किसान भाई क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि उनके बगल में जो भी पशु चिकित्सालय है, इसके लिए किसान भाइयों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने आसपास के पशु चिकित्सालय में जाएं। वहाँ पशु चिकित्सक होंगे, उनके द्वारा सलाह लें, अपने पशु को दिखलाएं, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है जो जितना दिन ज़्यादा खींचेगा आपके पशु के ठीक होने की संभावना उतना कम होगा। तो एक पशु चिकित्सक ही आपको इसमें सहायता कर सकता है। उसके कारण को पता करना होता है, किस कारण से बीमारी हुआ है, और उसके हिसाब से ही इलाज किया जा सकता है।
तो किसान भाइयों, आपने देखा कि थनैला रोग के बारे में कितनी विस्तार से जानकारी हमारे डॉक्टर साहब ने दी। थनैला देखने में तो बहुत साधारण बीमारी लगता है, लेकिन इसका प्रकोप बहुत घातक पड़ता है अपने दुधारू पशुओं पे। अतः थोड़ी सी अगर सावधानी बरती जाए और उचित प्रबंधन किया जाए तो इस बीमारी से हमारे पशुधन को बचाया जा सकता है, साथ ही आपके आय को अच्छा बनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि दुधारू पशुओं में थनैला रोग और उसका बचाव कैसे करें। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि लीची की अगली फसल आने में अभी काफ़ी समय है, लेकिन अगली फसल बेहतर और गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए हमें अभी से कुछ तैयारियां करना ज़रूरी है। जी हाँ किसान भाइयों, लीची में पोषक तत्व प्रबंधन के लिए अगस्त का महीना उत्तम माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस विषय में विस्तार से हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, ये मौसम हालांकि लीची का नहीं है। लीची का फूल जो है वो आता है मार्च में और फल इसका आता है 15 मई के लगभग, और जून के पहले सप्ताह तक एकदम लीची पक के तैयार हो जाता है। लेकिन उससे पहले की जो सावधानियां हैं, जो जानकारियां हैं, उन जानकारियों को पहुंचाना हमारा कर्तव्य है आपके पास। तो किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वह यह है कि लीची के जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको किस तरह से प्रबंधन करें, और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर प्रभात कुमार, जो वैज्ञानिक हैं लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहला जो सवाल है वह यह है कि लीची पौधों के विकास एवं फलन फूलन के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं एवं सूक्ष्म पोषक तत्व का महत्व क्या है, और उत्पादन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौन से महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। लीची में पैदावार बढ़ाना और पैदावार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। पोषक तत्व लीची पौधे ही नहीं, इनके अलावा हर पौधा पोषक तत्व अपने वातावरण से और मिट्टी से ग्रहण करता है, और यह वैज्ञानिक आर्नेन स्टॉट के द्वारा आवश्यक पोषक तत्व का सिद्धांत दिया गया था, जिसके अनुसार 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके बिना कोई भी पौधा, चाहे लीची हो और अन्य पौधा, अपने जीवन काल को पूरा नहीं कर सकता है। इसमें अगर एक भी पोषक तत्व की कमी देखी गई तो उसमें वो अपना उस वृद्धि अवस्था में आकर के उसकी अवरुद्ध हो जाती है। ये 17 पोषक तत्व हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और इसके अलावा 8 अलग पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। इन जिस प्रकार की ये आधुनिक पद्धति से खेती हो रही है, तो पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी देखी जाती थी, लेकिन अब जिस प्रकार से हम लोग खेती में पोषक तत्व को वापस उत्पादन के रूप में ले रहे हैं, परंतु उसको उसी रूप में वापस नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण पोषक तत्व की कमी बढ़ती जा रही है। अब पहले यूरिया, पोटास ये डालते थे, अब सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी डालने की ज़रूरत हो गई, ताकि हम इसकी गुणवत्ता और उसको बढ़ाया जा सके। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी सर आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। इसी संदर्भ में जो मेरा अगला सवाल है वह यह है कि सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण कौन से विशेष लक्षण पौधों में दिखाई देते हैं, एवं जो उर्वरक का प्रयोग हमारे किसान भाई करते हैं लीची के पेड़ में, तो कितनी मात्रा में करनी चाहिए। लीची के पौधों में अगर हम देखें तो अधिकतर इसमें जिंक की कमी और बोरॉन की कमी पाई जाती है, और कॉपर की कमी, ये 3 मुख्य कमी देखी गई है। इनका जो अलग अलग उर्वरकों के द्वारा इनका उपचार किया जा सकता है। अगर इनमें छिड़काव भी किया जा सकता है, तथा इनके मिट्टी में भी उर्वरक को डाल के इनका उपचार किया जा सकता है। अगर हम छिड़काव का ध्यान दें तो जिंक की जो प्रतिशत है, जिंक सल्फेट को 0.2% यानी कि 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और उसमें 0.25% स्लैग्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना यानी कि 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके इसका छिड़काव करें। और ये जिंक का छिड़काव हम फरवरी, मार्च के अप्रैल में करते हैं, जब फूल आने से पहले,
ताकि हमारे फूल प्रभावित ना हो। और ये 15 दिन के अंतराल पे करना चाहिए। अगर हम जिंक का अगर हम मिट्टी में डालें उर्वरक, तो जिंक सल्फेट हम लगभग 50 से 100 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से डालते हैं। और यह हम लोग ये जुलाई अगस्त के महीने में डालते हैं। जिंक के अलावा अगला जो बोरोन जो है, इसके बोरोन फर्टिलाइज़र के लिए हम लोग बोरेक्स पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। यह 0.4% के हिसाब से इसका घोल तैयार करते हैं, यानी कि 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका घोल तैयार करके और इसका छिड़काव करते हैं। बोरोन का छिड़काव हम मार्च से मई महीने के बीच में करते हैं, क्योंकि बोरोन जब लीची की फल की अवस्था एक मटर के दाने के बाद हो तभी करना चाहिए, नहीं तो फल गिरने के अधिक संभावना होती है। और इसका इस्तेमाल 15 दिन के अंतराल पे ही करना चाहिए। अगर हम मिट्टी में डालें तो बोरेक्स पाउडर ये 25 से 50 ग्राम के हिसाब से डालते हैं हम लोग। अगर अगला हम देखें तो कॉपर की डेफिशिएंसी भी देखी गई है, तो कॉपर सल्फेट ये हम लोग ये डालते हैं 0.2 ग्राम के हिसाब से और इसका छिड़काव करते हैं। ये एक ही बार इसका छिड़काव करते हैं जुलाई अगस्त के महीने में। अगर मिट्टी में डालें तो ये भी हम लोग 100 से 150 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डालते हैं। सर, एक सवाल आपका हम संदेश के रूप में लेना चाहेंगे, अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है, जो हमारे किसान भाई लीची की खेती कर रहे हैं, तो किस तरह वो जान पाएंगे कि हमारे लीची में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो गई है? इसकी लक्षण क्या क्या है? आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जब कभी सूक्ष्म पोषक तत्व या और भी पोषक तत्व की कमी होती है सामान्य स्तर से, तो वो उसमें विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन ये विशिष्ट लक्षण जो है ये काफ़ी भ्रामक होते हैं। ये विशिष्ट लक्षण जो है कई अन्य कारणों से भी हो सकता है, जैसे कीट पतंगों के कारण भी, मौसम की मार के कारण भी, या फिर पानी की कमी के कारण, अन्य बीमारियों के कारण। इसलिए मिट्टी की जांच करके उसको ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये पोषक तत्व की कमी के कारण ही है कि या अन्य कारणों से है। तो मिट्टी की जांच करके सुनिश्चित जरूर कर ले। और इसमें ये बताएंगे कि जैसे कि लीची बगीचे में 3 मुख्य पोषक तत्वों की कमी देखी गई है। एक है हमारा जिंक, दूसरा बोरोन और कॉपर। तो जिंक की जब कमी होती है तो पत्तियां छोटी हो जाती है तथा उसके ऊपर उसकी नसें जो होते हैं हरी होती है, लेकिन पत्ता की सतह हल्के हरे हो जाते हैं। इसके अलावा जब और वो जो गांठें होती है उनकी दूरियां कम हो जाती है, जिसके कारण वो गुच्छेदार जो ब्रांच है, जो टहनियाँ है, गुच्छेदार नज़र आती है और रोजेट अपीयरेंस हम लोग उसे बोलते हैं। इसके अलावा वो फलों में जो चटक लाल रंग होता है उसमें भी कमी आती है और फल उसमें गिरते हैं, फूल भी गिरने लगते हैं। सर, जिंक के अलावा भी और क्या कुछ किसानों, हमारे जो किसान भाई हैं उनको डालना चाहिए, ये भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। जिंक के अलावा बोरोन की कमी भी बहुत देखी गई। और बोरोन का जब हम लोग करते हैं तो बोरोन में क्या होता है, फलों का फटना अधिक होता है और जो गुदे होते हैं वो पीले हो जाते हैं, उसमें धब्बे भी लगते हैं। उसके अलावा भूरे रंग के धब्बे भी आते हैं। इसके अलावा जो परागकण होता है उसमें भी हमारे ये कमज़ोर हो जाती है, परागन क्रिया प्रभावित होती है। इसलिए और इसके अलावा कॉपर होता है। कॉपर में ये जो पत्तियां हैं नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और ये अधिक हम लोग कॉपर के विशेष लक्षण में देखा। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया, उन जरूरी सावधानियों को अपनाकर आप अभी से लीची की पैदावार, बेहतर पैदावार के लिए तैयारी शुरू कर देंगे तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज की कड़ी में हमने आपको पशुपालन और खेतीबाड़ी से जुड़ी कुछ नई और विशेष जानकारियां दी। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होंगी। अगले अंक में कृषि से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियों के साथ हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 15 अगस्त है, तो मेरी और कृषि दर्शन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। नमस्कार।
तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने आपको पशुपालन और खेतीबाड़ी से जुड़ी कुछ नई जानकारियां दी। उम्मीद है इन्हें अपनाकर आप अपने पशुपालन और कृषि में उन्नत ढंग से खेती कर सकेंगे। चलिए, इसी के साथ आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में ऐसी ही कुछ और नई जानकारियां लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, आज की कड़ी में हमने आपको खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां दी। उम्मीद है ये आपके लिए लाभकारी रही होंगी। अगले अंक में ऐसी ही कुछ और जानकारियां लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। उखाड़ नहीं पाए ना, इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। उखाड़ नहीं पाए ना, इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं क्या खास कृषि समाचार में। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुपालकों को मिलेगा 50% तक अनुदान। छत पर करें फल, फूल और सब्जियों की खेती। सेम के उन्नत प्रभेद से करें खेती, बढ़ेगा मुनाफा। किसान भाई, अगर आप मुर्गी, भेड़, सुअर पालन या चारे संबंधी कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार इस काम में आपकी सहायता करेगी। दरअसल नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी की